तो 1935 के समय में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे वो आगे चलकर क्या कहाँ के लिए इंस्ट्रक्शन बने, हमारे देश के संविधान के अंतर्गत भाग 4 में इंस्ट्रक्शन बने। और किनके लिए, तो हमारे विधायिका के लोगों के लिए, हमारी विधायिका के लिए। इसका मतलब है कि अब जो है संसद और हमारी विधानसभाओं को हम लोगों ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसको जल्दी से जल्दी उनको लागू करना है। इनको शुरुआत में क्यों लागू नहीं किए थे, होना चाहिए था, मैं बोला इनको मूल अधिकार में ही, पर जैसे कि मैंने आपके शादी का उदाहरण दिया था कि बहुत सारी चीजें जो भेदभाव नहीं करती हैं, जो हेल्प करती हैं, पर उसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, उनको हम लोगों ने मूल अधिकार में डाला। इसीलिए हम लोगों ने मूल अधिकार को ये भी बोला है कि ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मुझे आपको तंग नहीं करना है, मुझे आपके साथ जाति धर्म के आधार पे, आपके जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करना है, छोटे बड़े के बीच में अंतर नहीं करना है, आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना है, आपके धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं करना है। ये सब बातें कहाँ थी, मूल अधिकार में, क्योंकि इसके लिए सरकार जो है उसको कुछ करना नहीं है। हालांकि मैंने ये भी बताया कि अब धीरे धीरे उसमें भी सकारात्मकता कहाँ आ रही है, जीवन के अधिकार में। जीवन के अधिकार के लिए स्वच्छ हवा देनी पड़ रही है, पानी देनी पड़ रही है, और भी काफी सारा चीज है, इंटरनेट का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो इनमें कुछ करना पड़ भी रहा है, क्योंकि पहले इसमें से कुछ को, जैसे कि शिक्षा का अधिकार पहले नीति निर्देशक तत्व में था, आपको याद होगा, 6 से 14 तक, 0 से 14 तक। तो अभी भी कहाँ लिखा है, कहाँ पे है, 45 में। तो इसमें और इसको आगे डिटेल में लिखेंगे, इसमें डिटेल में बताया नहीं है। अभी केवल 6 से 14 साल के बच्चों को हम लोगों ने इधर ले आया, क्योंकि भारत अब 70 साल बाद इस स्थिति में है, ऐसा सोचा कि हमारी सरकारें व्यवस्था कर सकती हैं। तो इसका मतलब नीति निर्देशक तत्वों का पालन किया ये भारत सरकार, हमारी विधायिका जो है, संसद जो है, इसके उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो मूल अधिकार में 6 से 14 है, अभी लेके गए हैं। जब हमारे पास पैसा कौड़ी हुआ, आज न कल तो आपको हमारी बहू के लिए कुछ न कुछ खरीदारी करनी पड़ेगी। जो वादे आपने शादी के समय किए होंगे या उसके 1-2 साल में किए होंगे, कभी न कभी आपको निभाना होगा। तो उन्होंने निभाया, आधा को निभाया है अभी, 6 से 14, 0 से 6 अभी भी है इसमें। ठीक है, तो वही मैं बताया कि भाग 3 में हम लोगों ने उनको रखा जिनको तुरंत पूरा कर सकते थे, जिनके लिए हमें खासकर हमारी विधायिकाओं को, हमारी सरकारों को ज्यादा पैसे, ज्यादा संसाधन, रिसोर्सेज की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इसको अगर अंग्रेजी में मैं बोलूं तो पार्ट 3, द फंडामेंटल राइट्स बेसिकली gave those kind of provisions, provided those instructions which were mainly say neutral in character, where government was not required to take proactive steps, but they have to seize, they have to be precautionary, and they had to seize from exploiting the people, discriminating the people। भेदभाव नहीं करना था, लेकिन बाकी जहां पे काम करना था उनको 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ये थे इंस्ट्रक्शन, उसी प्रकार हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें भी डायरेक्टिव लिखा है। डायरेक्टिव मतलब किसी को डायरेक्ट करना। ठीक है, तो प्रिंसिपल, अब इसमें अनुच्छेद 36 में ये लिखा है, आर्टिकल 36 सेज दैट इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द legislature, that is the parliament and the state legislatures, mainly parliament, क्योंकि संविधान में है तो संविधान को बदलने का काम में उनकी प्रोएक्टिव भूमिका रहती है, महती भूमिका उनकी रहती है। तो ये संसद का, आने वाले हमारे इनका पीढ़ी के नेताओं का काम है कि वो इनको कानून के रूप में परिणित करें। इनको इम्प्लीमेंट किया हुआ तभी माना जाता है जब ये कानून के रूप में इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, जब इनको आप इनका क्रियान्वयन कैसे करते हो, कानून बना के करते हो। ठीक है,
तो ये भाग 4 में हम लोगों ने शामिल किया। अब ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, कहाँ से लिए ये भी बता दिए। अब कौन कौन से हैं? जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। अब ये कैसे होगा? जन कल्याण के लिए सामाजिक, फॉर द पब्लिक वेलफेयर, सोशल जो ये है व्यवस्था है उसको हम लोग बढ़ावा देंगे। कैसे दे पाएंगे? जब हमारा जो सोशल सिस्टम है ऐसा रहे जिसमें एकता हो, जिसमें वेलफेयर का एस्पेक्ट हो। वो कैसे हो पाएगा? जब मूलभूत सुविधाएं हो, सभी के पास समानता हो। ऊंच नीच से हम नहीं कर सकते, एक आदमी को बहुत गरीब कर दिए, एक आदमी को बहुत अमीर कर दिए तो नहीं होगा। आज के डेट में देखेंगे हमारा शिक्षा में, स्वास्थ्य में ही पूरा पैसा चला जाता है, तो गरीब आदमी तो पूरा गरीब ही हो जाता है, अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता। तो 38 और जैसे ही हम 39 में आते हैं उसमें भी अनुसरण किए जाने वाली कुछ नीति सिद्धांत, ठीक है, तो इसको भी देखेंगे हम लोग। तो हमारे पास कुछ मूल सिद्धांत आएंगे, उसको 39 को आप डिटेल में पढ़ो अगर 39 को, तो वहां पे भी मिलेंगे। अच्छा, एक और अंतर इससे पहले मैं बताना चाहूंगा 39 के बारे में। 39 में बहुत सारी चीजें हैं, 4-5 चीजें, जैसे कि महिला पुरुष जो है उनको हम लोग समानता देना चाहते हैं। पहले क्या हुआ है, पुराने समय में महिला पुरुष को समानता नहीं थी, उनको घर में काम करने लायक बताया जाता था। घर के काम ल करी महिला, घरेज के काम ल करी, पैसा कैसे कमाही, तंग करबे, तोर जगह मांगा थे कभी। सब सास लोग अपने बहू को कहते हैं बस घर में बैठे हैं और बहू क्या काम करते, चूल्हा चाकी करते हो भाई, मौका देंगे तब तो करेंगे ना, तो समानता देना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका के पर्याप्त साधन देना है उनको, ये हमारे अनुच्छेद 39 में लिखा है। और क्या करना है? 39 बी जो है, ए अभी आई रुक ना, ओ वाला ए एकरे अंदर में है, इसके अंतर्गत ए टू एफ 6 आर्टिकल हैं 39 के ही अंतर्गत। ये तो बाद में जुड़ा है, ऐसा बड़ा ए रहेगा, इसका मतलब आप समझ जाना बड़ा ए बी है संविधान में किसी भी अनुच्छेद में, तो आप समझ जाना ये बाद में जुड़ा है। फिर आपका जिम्मेदारी बनेगा ये कब जुड़ा है इसको भी जानने का, क्योंकि संविधान जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो दूसरा है ये जो 39 बी और सी, अनुच्छेद 39 बी और सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 बी और सी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? क्योंकि ये बी बोलता है कि हमारे संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो जिससे समाज में समानता आए, ना कि असमानता है। अभी बोलते हैं भारत का सिग्निफिकेंट जो पैसा है वो कुछ ही लोगों के पास है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग को भी मेहनत करना चाहिए और हमारे देश को, हमारे सरकारी संस्थाओं को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि जो पिछड़े कमजोर वर्ग भी हैं उनके पास भी आय के साधन हो, संसाधन हो, उपभोग के संसाधन नहीं, उत्पादन के भी, इंडस्ट्रीज। देखना है भारत देश में उद्योग कुछ ही लोगों के पास है, कुछ ही परिवारों के पास है। तो और जगह का इंडस्ट्री है नहीं है, तुम्हारे घर का जो इंडस्ट्री, हमारे यहाँ नांगर इंडस्ट्री है, नांगर खेती इंडस्ट्री, वो में खेत भी हमन जगह ज्यादा नहीं है, कुछ ही किसान मन 500 1,000 लेके बैठे हैं, हम डिसमिल में रख के बैठे हैं, इकड़ नहीं है आदमी मन जगह, ठीक है। तो ऐसा ना हो बोलता है 39A। इसके लिए सरकार को पर्याप्त ये करना चाहिए। अच्छा, कुछ ही ग्रुप के पास भी ना रहे, जैसे कि जो बोलते हैं SC ST OBC जनरल। कल का न्यूज़पेपर में एक न्यूज आया है कि संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जो ओबीसी के वर्गीकरण के लिए समिति थी, जस्टिस जी रोहिणी आयोग, वो परीक्षा में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, उसका कार्यकाल सरकार ने फिर से बढ़ा दिया है। कल का न्यूज़पेपर था, अभी आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो वो क्यों बनी थी जस्टिस जी रोहिणी आयोग? क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्गों का हम लोग को वर्गीकरण करना है, लिस्टिंग करना है, उनका स्थिति देखना है, कौन कौन से समुदाय हैं जो पिछड़े हैं, कौन कौन से समुदाय हैं वो आगे हैं, ताकि उनको पर्याप्त सहायता दी जा सके, जो कमजोर है उनको ज्यादा सहायता दी जा सके,
जो कम कमजोर है उनको संरक्षण दिया जा सके। उनका भी ऐसा नहीं कि उनको सहायता नहीं करना है। तो ओबीसी के वर्गीकरण के लिए समिति बनी थी 2017 में। अब वो बढ़ते बढ़ते आ रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट जब थी तो उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी, पर अब धीरे धीरे सरकार को लग रहा है कि इनको और सहायता चाहिए। अच्छा, उसके बारे में अभी जो कार्यकाल बढ़ाया है उसका रिपोर्ट तय हो गया है 340 के अंतर्गत, ठीक है। पर उसका कारण यह है कि अभी केंद्र सरकार की नियुक्त समिति है वो, या संविधान के अंतर्गत अभी कोई संवैधानिक समिति है। तो हम लोग एक सिद्धांत पढ़ते हैं संघवाद का, जिसमें संघवाद का सिद्धांत माने केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबकी शक्ति होगी, सुनवाई होगी, सबकी स्वायत्ता होगी, ऑटोनॉमी होगी। अभी और आगे मैं बताऊंगा संघवाद के सिद्धांत के बारे में। तो अभी समिति ने क्या है, राज्यों का व्यू नहीं लिया है, राज्यों से सलाह नहीं लिया है, राज्यों को बताया नहीं है। अब इतना बड़ा चीज है, बहुत सारी चीजें तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ना। तो समिति भी चाहती है और सरकार भी चाह रही है, केंद्र सरकार, कि राज्यों से भी परामर्श किया जाए, उनका भी सलाह लिया जाए। तो आने वाले समय में अनुच्छेद 340 के अंतर्गत ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिक होगी। हम लोग भी पढ़ेंगे उसके जो रिकमेंडेशंस हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अब इसको मैं क्यों बता रहा था कि ओबीसी में कई ऐसे समूह हो सकते हैं जो बहुत अमीर हैं और बहुत ऐसे हो सकते हैं जो बहुत गरीब है। इवन एससी एसटी में भी है। हम लोग पढ़ते हैं अनुसूचित जाति जनजाति में भी कुछ जनजातियां हैं जो काफी क्या है, प्रॉस्परस है। प्रॉस्परस माने क्या होता है, उनका उन्नत समुचित विकास हुआ है। पर कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो अभी तक पिछड़ी हैं। उसी तरीके से कुछ अनुसूचित जाति में भी आपको मिल सकते हैं। हालांकि उनका वर्गीकरण के बारे में अभी सरकार ने भी नहीं सोचा है। पर अभी देखना, कुछ योजनाएं निकलती हैं उसमें अनुसूचित जाति के उन लोगों को फायदा दिया जाता है, जैसे कि सिविल सर्विस के ही कोचिंग का फायदा बात ले लिया जाए, इनको देता है जिनका आमदनी कम है, जो बीपीएल में है। और ये अच्छी बात भी है। गरीब और जो निडी हैं, जरूरतमंद हैं, उन समूहों को ज्यादा मिलना चाहिए। तो अनुच्छेद 39 ए जो है, ए बी जो है 39B, it also provides that there should not be inequality among the groups। समूहों के बीच में भी बहुत ज्यादा संसाधनों का अंतर ना हो, ठीक है। एक ही अगर अनुसूचित जाति है या अभी जनरल लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस इंट्रोड्यूस किया गया है अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 46 की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, 46 अभी कहाँ जल्दी 46 की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब क्या है, संसाधनों को हम लोग बराबर करना चाहते हो। ये इतना पावरफुल है। एक और बता देता हूँ सी को भी। सी में क्या है कि धन और उत्पादन के साधन ऐसे ना हो, एक जगह ऐसे संग्रहित ना हो जाए कि उससे हमारा जो देश है, कॉमन ए है, जन कल्याण है, वो प्रभावित ना हो। पता चला पूरा पैसा कौड़ी एक आदमी ही लेके बैठ गया और वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक जो हमारी व्यवस्था है उसको प्रभावित करे। मोनोपोली बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। एक आदमी जगह पूरा चीजें चल दी तो वह सिस्टम ला तोड़ मड़ोड़ कर दी। तो इसीलिए पहले जैसे कि बोलते थे, इसीलिए हम लोग अभी लोक प्रशासन वगैरह पढ़ेंगे, कभी यूपीएससी में लोक प्रशासन आप लोगे या मैनेजमेंट लोगे, प्रबंधन का कोई वैकल्पिक विषय लेंगे तो मैं इसके बारे में और पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मल्टी स्टेक होल्डर्स अप्रोच हो, सबको मौका मिले, ठीक है। तो 39B और सी इतना इंपॉर्टेंट है कि इनको क्रियान्वयन करने के लिए मूल अधिकारों का भी हनन किया जा सकता है। मूल अधिकारों का भी, सुन रही हो मैडम, इसको ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, सरकार ने भी ये प्रोविजन बनाया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकारों का भी हनन किया जा सकता है। जबकि अभी तक मैं पढ़ा रहा था कि मूल अधिकार भाग 3 का हनन नहीं होगा, वो सर्व मतलब ठीक है, युक्ति युक्त प्रबंध के अलावा नहीं होगा। पर हम लोगों ने एक प्रिंसिपल होता है, अंग्रेजी में आप लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, मतलब
हम क्या करना चाहते हैं, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच में बहुत बढ़िया से तालमेल और सामंजस्य बैठाना चाहते हैं, बैलेंस बैठाना चाहते हैं। तो अब एक आदमी पूरा देश का पैसा या जमीन या कुछ ही वर्ग लेके बैठे रहेंगे तो ये तो उनका भी मूल अधिकार है। उन्होंने कैसे भी एन के एन प्रकारे सान दान दंड भेद मेहनत करके कमाया है बोलेंगे, लेकिन तोर अकेला जगह सबे चीजें चल दी तो बाकी जनता कैसे करी, देश भर के 135 करोड़ भाई बहन मन 36 करोड़ कते का, ठीक है, 125 करोड़ अभी बढ़ते जाते 140 करोड़ हो जाए भारत के जनसंख्या बोली से। अभी 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई से, तब बाकी 140 100 करोड़ के ऊपर मन कैसे करी। तो इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी था, जो संपत्ति का अधिकार था उसको भी हम लोगों ने इधर किया, जमींदारी व्यवस्था था उसको भी इम्प्रूव करने का कोशिश किया। बहुत सारे राजा महाराजा जमींदार जो हजारों एकड़ जमीन लेके बैठे थे, हमारे पहले संवैधानिक संशोधन और 1951 से ही हम लोगों ने भूमि सुधार किया, तो उसमें हम लोगों ने बंटवारा करने का कोशिश किया। हालांकि वो सफल बहुत जगह नहीं भी हुआ है, उसके बारे में अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो 39 बी और सी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूल अधिकार 20 और 21 को छोड़कर बाकी मूल अधिकारों का भी हनन किया जा सकता है इसको क्रियान्वयन करने के लिए, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो मैं बता नहीं पाया था, जो नीति निदेशक तत्व है उनको आप कोर्ट में जाके नहीं मांग सकते। जैसे कि इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर मूल अधिकारों का हनन होगा तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है और आप इसको तुरंत ही रिज्यूम कीजिए, ठीक है। तो क्या क्या 5 प्रकार के रीट प्रादेश पढ़े थे, क्या क्या रीट पढ़े थे, परमादेश पढ़े थे, बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़े थे। परमादेश माने मैं बताया था मैंडेमस आदेश देना, बंदी प्रत्यक्षीकरण हमको कोई नजर बंद करके रखना चाहता है या इलीगल तरीके से हमारा गिरफ्तारी करना चाहता है तो निषेध है। उसके बाद क्यों वारंटो पढ़े थे, कोई आदमी बिना क्वालिफाइड आदमी अगर किसी पद में बैठा है और उससे मेरा मूल अधिकार प्रभावित है, मैं ग्रेजुएट हूं और 12वीं वाला पीएससी निकाल दिया तो मैं जाऊंगा कोर्ट, ठीक है। उसी तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर कोई कोर्ट है, न्यायालय है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके फैसला करता है और फैसला कर चुका है तो भी हम जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोहिबिशन, ठीक है, निषेध आज्ञा वाला प्रादेश जारी करवाएंगे। अदरवाइज फैसला कर चुका है तो सर्टियोरी वाला करवाएंगे, जिसमें वो कोर्ट जो है या तो केस को अपने हाथ में लेगा या तो फिर किसी और अधिकार क्षेत्र वाले जज को देगा। तो ऐसे करके 5 प्रादेश पढ़े थे। पर नीति निदेशक तत्वों के बारे में चर्चा हुई हमारे, कहाँ पे चर्चा हुई, संविधान सभा में, कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए कौन से कोर्ट में जाएंगे, इसके लिए भी तो होना चाहिए ना जिम्मेदारी। उस चर्चा के दौरान एक चीज और बोले थे कि मूल अधिकार के लिए हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 226 के तहत। पर वो हमारा अधिकार नहीं होगा, वो हम प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे और वो उनकी जिम्मेदारी भी नहीं होगी, वो उनका डिस्क्रेशन होगा। डिस्क्रेशन माने क्या बोलते हैं, सहानुभूति नहीं, हंसने करी है तुमन। तो राष्ट्रपति की शक्ति, राज्यपाल की शक्ति, विवेकाधीन शक्ति, विवेकाधिकार होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदी मीडियम वाले लोग अपनी हिंदी को अच्छा करें। सबको मैं प्रमोट करता हूँ, अंग्रेजी है ही इजी है, अब हिंदी मेहनत करना नहीं चाहना मन, घर के लाडू एक थन खाबो, दांतितला ठीक राखिया नहीं, ब्रश नहीं करिया, लाडू चाबिया तो दांत टूट जाएगी, ठीक है, या खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हिंदी मीडियम वाले लोग का मेहनत ज्यादा होना चाहिए अपने चीजों को बेहतर करने के लिए। क्वालिटी में अभी साइंस आई तब वो में कबे, विज्ञान में ऐसे कबे, अर्थव्यवस्था आई तब वो कबे, हाँ वही ले तो कहा था तब वो में हिंदी आई तक कबे, कि हिंदी बहुत कठिन है सर, विज्ञान के टेक्नोलॉजी के, भाई हिंदी कठिन नहीं है, हिंदी का हमको प्रैक्टिस नहीं है, हमको अभ्यास करना पड़ेगा तब हमारा
हाँ शुद्धता आएगी। हमन का है बटकर काम चलाऊ बोल देथन जे पाथन थे, तो उसके कारण हमको दिक्कत होती है। तो मैं बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का तो ये जिम्मेदारी था और ये हमारा अधिकार था कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जिसको अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा है, आत्मा कहा है, उस अनुच्छेद के अंतर्गत जाके अपने मूल अधिकारों को वापस ले सकते हैं। ठीक है, उनको बहाल करवा सकते हैं, उनकी बहाली करवा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए इसके बारे में जब चर्चा हुई तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हर चीज के लिए तो ना जज वाला कोर्ट में जाए की जरूरत नहीं है, एक फैसला हुई जनता के अदालत में, पीपल, इट विल बी डिसाइडेड बाय पीपल्स कोर्ट, कि जनता के अदालत कैसे फैसला करी, जनता के अदालत देखी कि कोई पार्टी के कार्यकाल में नीति निर्देशक तत्व ला क्रियान्वयन करीस की नहीं, और नहीं करी तो मतलब अगले 5 साल में निकाल ही, उनको पार्टी को मौका और नहीं देगी, किसी और पार्टी को मौका देगी ताकि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। अब ये पिछले सालों में क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है बताओ? क्योंकि जनता ने नीति निर्देशक तत्व तो पढ़े ही नहीं है और समझे ही नहीं है। अब वोट बिना पढ़े चली जाती है देने। तो भारत में जिम्मेदारी होना चाहिए हम लोग का कि जब भी मत देने जाए तो हमारे वोटर लोगों को, हमारे घर वालों को बताएं कि ये नीति निर्देशक तत्व हमारे विधायकों और सांसदों के लिए हम लोगों ने तय किया था, हमारे संविधान बनाने वालों ने, और उनका अदालत और जज आप हो, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर और बाकी हमारे जो नेता थे उन्होंने निर्धारित किया था। और आप इससे मिला के देख लो कितने लोगों ने शिक्षा दिया, कितने लोगों ने आपको समानता दिया, कितने लोगों ने संसाधनों में आपकी भागीदारी को सुनिश्चित की। सही बात है ना? कितने लोगों ने बाकी चीजों का काम किया, ग्राम पंचायतों को सशक्त किया, संरक्षित किया, ये सब चीजें। अभी के डेट में हम लोग हमारे मतदाताओं को ये बात बताते नहीं कि आप भी जज हो। कैसे कथस मोला जज कथस, यहाँ तो वकील मतलब पैसा दे दे के सिराग इस मत जीवन है खेत डोली नहीं पाता होता है। हाँ मोला जज कथस तो वो हम बताए लगी कि जज तय है, रास्ता बदल सकता है। अभी क्या है, हमारा मापदंड तय नहीं है वोट देने का। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। यही बात मैं बताना चाह रहा था कि ये कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, ऐसा आता है। तो ये कौन से कोर्ट में वाद योग्य नहीं है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, पर ये जनता के कोर्ट में वाद योग्य है। ठीक है, अब इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, समानता और विकास लाना। और पहले वाले का क्या था? मूल अधिकार का मेनली राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी है यूपीएससी के लिए बता रहा हूं, पहले राजनीतिक सशक्तिकरण पॉसिबल है कि पहले सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक? ठीक है, तो सामाजिक और जो राजनीतिक है ना, करीब करीब वो हमारे मूल अधिकारों से मिलता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिग्निटी बनता है, भेदभाव दूर होता है, और सामाजिक और आर्थिक यहाँ से भी मिलता है। ठीक है, तो लोगों ने उसको राजनीतिक बोला है पहले वाले को, पर मैं खुद बहुत दिन से सोच रहा हूँ पहली राजनीतिक का ठीक रही कि पहली आर्थिक और सामाजिक का? क्या चाहिए, पहले आपके पास क्या आएगा कि बाद में दूसरा आए? तो ये सोच का विषय है, इसके ऊपर विचार करना, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 39 बी और सी को भी कंप्लीट कर लिए, और भी उसमें 2 3 4 थे, जैसे कि कौन कौन से थे? कि सब आदमी को इक्वल पे पर इक्वल वर्क होना चाहिए। ठीक है, अब जो आदमी समान वेतन का सिद्धांत होना चाहिए। अभी के डेट में क्या है, वो ऑफिस में नौकरी करते थे ही मतलब तनख्वाह मिलते, ए दे हमार सरस्वती है, हमार का खाना बनाते थे तनख्वाह देथन, लेकिन हमारे घर में हमारे बहनी माता में जो खाना बनाते थे कर कोई तनख्वाह नहीं है। अभी जेंडर लोगों के लिए पे का बात चल रहा है बहुत, कि महिलाओं का जो पारिवारिक या घरेलू काम है उसका भी कैलकुलेशन होना चाहिए, उसका भी महत्व होना चाहिए। हम लोग पुरुष सत्ता वाला जो समाज है उसमें महिलाओं का घरेलू काम को हम लोग वैल्यू नहीं देते, और वैल्यू देते तो बढ़िया काम करते, मोर भाई है, मोर दादी है, मोर माँ, बस कतन पैसा नहीं देगा। सही बात है ना? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा महिला पुरुष दोनों के लिए समान। अच्छा, जॉब में भी मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने पुराने समय में ऐसा रखा है कि आधा काम तो महिलाएं कर नहीं सकती थी, डिफेंस का काम नहीं कर सकती थी, इंजीनियरिंग का काम नहीं कर सकती थी, और बहुत सारे चीजों में हम लोग बोलते थे कि वो कमजोर है। और जा तो बबीता फोगात हमारी तक समझ आई तो ला आउ का फोगात नाम है एक जने के वो कराओ बहनी के बबीता विनेश आओ पिक्चर ला देखे नहीं है इसका गीता ओ मन के सामने में टूरा मन टिकी है, मन तीनों चारों जने आ जाबो ढकेली तो भागबो। सही बात है ना। तो पहले जमाने में हम लोग को लगता था कि महिलाएं कमजोर होती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 2 महीना जिम कर दी ओ मन और थोड़ा कन खाना पीना ठीक कर दी ओ मन हाँ मन से भी पावरफुल है, फिजिकली भी, मेंटली तो है छे, इमोशनली महिला मन और ज्यादा पावरफुल रहते। पुरुष मन रोए नहीं सके, रोए के हिम्मत नहीं है, जे नेचुरल प्रक्रिया है। महिला मन रो के हमन के अभी मैं पढ़ा जब विज्ञान पढ़ा तो रोए के का फायदा है तेला, जेकर फायदा लड़का मन उठा नहीं पावे, स्ट्रेस में दारू पीथन, सिगरेट पीथन, गांजा पीथन हमन। जबकि कल के शोध में आए हैं इंडियन एक्सप्रेस में कि पुरुष मन से ज्यादा महिला मन पी सकत, अब 40 के बाद पीना है ज्यादा फायदेमंद है करके इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हो है, वो कोई बहुत अच्छा शोध हो ही। ठीक है, तो हम लोग इंडिया, आप लोग करंट अफेयर्स भी करते रहना, मेरे पास आओगे और बिना पढ़े आओगे तो दिक्कत में फंस जाओगे। ठीक है, मैं बताते रहूंगा ऐसे ऐसे न्यूज में आया है करके। 40 से कम के लड़का मतलब भी नहीं पीना चाहिए, कहे कम पीना चाहिए, एकदम कम। अब पी के क्या करबे, पीबे तो तय पढ़ नहीं पाबे, काम नहीं कर पाबे। हम लोग जब भी पीते हैं, मतलब मैं मोर बात ले बता था, मोर समय के नुकसान हो जाते, तबियत के तो नुकसान होते रही से, समयों के नुकसान हो, पैसाओं के नुकसान हो, पढ़ाई के तो नुकसान हो जगह खड़े हैं। ठीक है, तो बहुत मतलब हम लोग को कॉशस रहने की जरूरत है। तो इसके लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान वेतन। उसके बाद देखो हमारे वर्कर्स, महिला और पुरुष और बच्चों को ऐसे आप दुरुपयोग नहीं करोगे जिससे कि उनका एज जो है, एज या शक्ति के हिसाब से उनके हेल्थ को या उनके शक्ति को कमजोरी मिले। खाबो चीला और टमाटर के चटनी पताल का थे पताल भात में भी खा लोगी ना? नहीं नहीं, आलू आलू कछु नहीं है का परवल है तो फिर कल एक परवल बनाऊंगा ना, फिर अभी टमाटर की चटनी चीला बनवा भात में तो सब्जी बना दो ना। हाँ हाँ, सब्जी का सुरान भी तबीयत ठीक रही। पताल ला बंगाला भी कहते तो पता है। हाँ, बहुत टैलेंटेड है। हाँ तो मैं, हाँ अब मैं क्या बता रहा था, एक और चीज कि आप ऐसे काम नहीं करवाओगे बच्चों से, महिलाओं से और बुजुर्गों से, या किसी से इतना ज्यादा नहीं करवाओगे कि उसका फिजिकल स्ट्रेंथ को लॉस हो। अभी देखना बंधुआ मजदूरी वगैरह में 8 घंटा काम करवाबो कथे और 14-14 घंटा लगा रहे थे तनख्वाह होते। और देखना जगह जगह भले ही सरकारी कागज में तो बैन है, पर बच्चों को काम कराया जा रहा है। महिलाओं को खासकर आप लोग ईटा भट्टा सुने होंगे, छड़ सीमेंट इंडस्ट्री, वो वहां पे महिलाओं को बहुत काम कराया जाता है, उसके बराबर उनको भूति ठीका सैलरी नहीं मिलता। तो इतना भी ना करवाओ कि उनका हेल्थ जो है प्रभावित हो जाए। जितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं, इवन मैंने देखा है कोचिंग वोचिंग को ले लो या प्राइवेट इंडस्ट्री को ले लो, वो लोग जो छोटे स्तर के भाई वगैरह रहते हैं या वर्कर रहते हैं, उन लोग से अप्रत्यक्ष रूप से बंधुआ मजदूरी ही कराते हैं, काम इतना कराते हैं उसके बराबर का सैलरी नहीं देते हैं। तो जबकि गांधी का एक पुस्तक है अन टू द लास्ट, जिससे वो प्रभावित, गांधी का जो फेवरेट पुस्तक है जॉन रस्किन ने लिखा था, उसमें उन्होंने बताया है कि श्रम का महत्व होना चाहिए, बराबर महत्व होना चाहिए। कल मैं एक देखा वीडियो, वो कचरा जो काम करते हैं उनसे रिलेटेड मेरी एक हमारी साथी ने स्टेटस में डाला था कि भाई कचरा वाला तो घर मालिक मन है, वो मन तो साफ करने वाला है, और मतलब आदमी मन हे दृष्टि से देखते, जबकि वही मन तो सब काम ला करत है, तो पूजा पाठ करे भी नहीं पाते, बड़ा पूजा पाठ के ढोंग करत रहता नमन घर में, और कचरा और साफ सफाई गंदगी से नफरत करता है। पूरा साफ करे के काम कौन मन करत है, हमन के नगर निगम वाला मन, कचरा वाला मन, तो भगवान कौन है,
वही मन तो भगवान है होता है मूर्ति पूजा था नहीं उन ओ मन से अपवित्र का नहा था और मंत्र पढ़ा था शुद्ध करे बा रिकॉर्डिंग हो तो रिकॉर्डिंग मिक्सी हवा खोजबे तब तो पाबे। अब बंद कर ले दरवाजा, अब मत आबे हो, ठीक है। अब और मैं क्या कह रहा हूँ ना, आपको बंद कर दो, ठीक है, हाथ में बना दो। समझत नहीं है। हाँ अब ठीक है, तो हम क्या करथन, काम के श्रम के महत्व नहीं देवन या एक्स्ट्रा ये करवाथन, तेकर लिए भी है 39 के ही children are given opportunity and facilities to develop in healthy manner in condition of freedom and dignity, that the childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment। अब एक तात्पर्य ये है कि लड़का मन ऐसे माहौल दिया जाए कि वो मन समुचित विकास करे सके, फिजिकल और मेंटल दोनों, वो मन के ऊपर कछु चीज ला थोपना नहीं है, हमला अपॉर्चुनिटी देना है, ऐसा अवसर देना है कि वो खुद सोच सके, खुद अपना विकास कर सके और आगे चल के अपने बारे में निर्णय ले सके, उनको पर्याप्त पोषण मिले, उनको पर्याप्त कैसा पोषण मिले, खाने का भी और पढ़ने सोचने का भी। आज के डेट में टीवी आओ, हर माता पिता अपन अपन लड़का मन ला यूट्यूब में का धराते गेम धराना, ठीक है भाई, एक दिन बैट बॉल भी धराओ, मतलब बाहर भी किंदार, मतलब पुस्तक भी बता, दो चार अच्छा पुस्तक भी पढ़ा, काम के संविधान के बारे में बता, हम उनके संस्कृति के बारे में बता, हम उनके अलग अलग धर्म के बारे में बता, वो मन के अच्छा बात मन के बारे में, भाई बुरा बात ला मत बता। माता पिता मन अपन अपन लड़का मन के जाति धर्म ला बताए रहे थे, बेटी तय हिंदू हस या मुस्लिम हस, तय हिंदू मन के खिलाफ हस या मुस्लिम मन के खिलाफ हस, तय बड़े जाति के हस वो मन छोटे जाति के। अभी अभी पिछले साल में एक जगह पे रह रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा आया जो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, आप लोग कौन से कास्ट के हो अंकल, मेरे से पूछ रहा था। मेरी मम्मी बोलती है हम लोग बड़े जाति के हैं, तो उन जाति वालों के साथ मैं नहीं खेलती जो वर्कर आ रही से, कंस्ट्रक्शन होत रही से, बड़ा दिक्कत के बात है। ओला तो तय अभी बोले में सिखाए नहीं है, और तय जाति धर्म ला सिखाता हिंदू मुस्लिम हवे सब ला, तो ये गलत है। तो बच्चा तो समुचित विकास नहीं कर पाएगा ना। पोषण भी अच्छे से देना है, खाने पीने का भी, लेकिन मानसिक रूप से भी उनको इतना अच्छा बनाओ, इतना मतलब लिबरल बनाओ कि वो अपना खुद का डिसीजन ले सके। आपके जो ये है जिसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप और बाकी उनसे ग्रसित ना हो, उसके बारे में भी इसमें लिखा है। अब इन सब के बारे में जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की। 70 साल हो गए और भी ज्यादा हो गए, 70 कहते रहता हूँ, ठीक है, लेकिन सरकार अभी इम्प्लीमेंट नहीं की है, लेकिन हमारे वोटर लोग को पता नहीं है ये बात, तो वो लोग फैसला ठीक से कर नहीं पाते कई बार। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है 39A, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। आइए, बहुत लेट है आप लोग, लेकिन आ जाइए। हाँ, तो 39A में सबके लिए फ्री लीगल एड बोलते हैं इसको, कि जैसे कि आपने कुछ ये किया, अपराध किया सपोज, या आपके ऊपर कोई आरोप लगा और आपके पास कोर्ट में जाने का पैसा नहीं है, तो आप 39A के अंतर्गत विधिक सहायता ले सकते हैं। तो जिला के स्तर पे भी, राज्य के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे संस्थाएं हैं, तो इनके बारे में आप लोग जरूर देखना। तो जिला के स्तर पे, राज्य के स्तर पे जो हमारी विधिक सहायताएं उपलब्ध है, उनको हम लोग को, और ये कब से लागू हुआ है, कब से लागू हुआ है बताओ? 39A यूपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है और सीजीपीएससी व्यापम में भी आया है कई बार, ठीक है, यूपीएससी में तो लगातार आया है, घुमा फिरा के भी आया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपके लिए भी काम का है कि अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता, कानूनी कौन है, गलत लिखते हैं, कानूनी सहायता कौन लिखे रही से पार केला?
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा है हम लोगों ने इसको, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, जिनके पास पैसा कौड़ी नहीं है उनको अपनी पैरवी के लिए सरकारी लॉयर मतलब वो तो मिलेंगे ही, साथ में वो विधिक सहायता प्राधिकरण में ले सकते हैं। हमारे साथ अगर कुछ अन्याय हुआ है तो वहां पे कंपेंसेशन भी मिलता है, ये भी याद रखो। एसटी, ओएसटी, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांग, इन लोग को भी विशेष सहायता दी जाती है वहां पे। अगर आपके साथ कोई, मेरे साथ अगर मैं सपोज SC ST OBC की महिला हूँ और मेरे साथ कुछ सेक्सुअल हरासमेंट भी हो गया है तो 376 के अंतर्गत, ठीक है, उसके अंतर्गत भी कंपेंसेशन मुआवजे का प्रावधान रहता है, विधिक सहायता दी ही जाएगी। तो रिकमेंड होता है, वो पुलिस वाले लोग उसको सर्टिफाई करके देते हैं कि ये चार्जशीट जो है प्रूफ हुआ है करके, तो उसका सहायता हम लोग ले सकते हैं। किसी का डाइवोर्स का मामला आता है, किसी का और किसी चीज का मामला आता है, उन सब में भी जिला स्तर पे सहायता की जाती है, हर जिला में है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार सब अच्छा काम करते हैं, पर हमन ला का है जानकारी के अभाव रहते तो बहुत बार हमन ला प्राइवेट वकील जगह जाता है, सरकारी अस्पताल में नहीं जावन, प्राइवेट अस्पताल में देना पैसा सब ला प्यारा है, तुरंत जाबो इलाज वही करके, थोड़ा कर मेहनत नहीं चाहन। तो ऐसी इसका भी कई बार क्वेश्चन पूछा है ताकि जनता जागरूक हो करके। तो आजकल यूपीएससी भी पूछा है और CGPSC भी, आपको हमको भी पूछना चाहिए, अगर नहीं पूछता है तो पूछना चाहिए ताकि जनता जागरूक बने और बच्चे भी पढ़े इसको, ठीक है। 39A अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संरक्षण। अब ये ग्राम पंचायतों का संरक्षण गलत लिखे हैं, वो भी लिखे आते हैं वो जो तू लक्ष्मीकांत पुस्तक से लिखे थे मूल भावना समझे नहीं, कहां से लिख दी सही। अब मैं बता था ओकरे पे कथा संविधान ला ओरिजिनल लेवा लक्ष्मीकांत करके पढ़े है। अनुच्छेद 40 में कहा लिखा है तेल मैं पढ़ के बताता पहले अंग्रेजी में, ठीक है। हालांकि वो विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत लिखा है जरूर है वो संगठन, लेकिन क्या है भावना लिखना चाहिए, वो मेन चीज। देखो क्या लिखा है, राज्य द स्टेट शैल take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self governance। मतलब स्व सेल्फ गवर्नेंस माने क्या होता है, स्व राज्य, स्व शासन के इकाई के रूप में काम कर सके, ऐसे हमें ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं को विकसित करना है, शक्ति देना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 के भावनाओं को बाद में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया 73वें और 74वें संशोधन में, ठीक है। अनुच्छेद 40 में यहाँ पे मैं इसीलिए इसको क्यों मिटाया कि स्वशासन की स्फूर्त इकाई के रूप में, इकाई के रूप में ग्राम पंचायत या ग्राम सभा भी मैं लिख सकता हूं हालांकि, ठीक है। तो ये गांधी का विजन था, महात्मा गांधी जी के का विजन था कि कैसे भी करके गांवों को इतना अच्छा बनाओ कि वो स्वराज की भावना वहीं पे दिखे, वो लोग सब चीज में सफिशिएंट हो, पर्याप्त मात्रा में सब कुछ हो। तो उनका प्रयास भी था हमारे गांधी जी का कि संविधान में ये शुरुआत से ही आ जाए और अच्छे से मूल भाग के रूप में आ जाए। तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार था कि गांव में तो बहुत ज्यादा असमानता है, अभी के डेट में 2-4 ही लोग गांवों को चलाते हैं, जिन जो अमीर लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जो राजा महाराजा के आदमी रहे हैं, वही लोग चला रहे हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है। तो वो ग्राम पंचायत को उस समय मूल भाग में जगह देने पे कतरा रहे थे और वो सही भी थे, सही बात है ना। अगर आप ऐसे किसी जगह पे व्यवस्था करना चाहोगे जहां पे एक आदमी ही शक्तिशाली हो, तो वहां पे बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग तो फिर से उनके अंडर आ जाएंगे, तो वहां पे डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ ही लोग फैसला करेंगे, ठीक है। अभी भी जैसे कि राजनीति में एक ये रहता है कि कुछ ही परिवार वाले को लोग को टिकट मिल रहा है करके विधायक सांसद का, तो ये कैसे भी करके डेमोक्रेटाइज होना चाहिए इसका, ताकि जो भी क्वालिफाइड है उनको मौका मिल सके। तो अब हम लोगों ने बाद में जाके 73वें और 74वें संशोधन में, कौन से साल में, 73वें और 74वें संशोधन में कौन से साल में, किसी को पता है क्या? 24 अप्रैल
92 वो हम लोगों ने इसको लागू किया, तो 73rd अमेंडमेंट से हम लोगों ने इसको शामिल किया है। ठीक है, ग्राम पंचायत को अलग से बनाया, उसमें भी ग्राम सभा का पावर को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत माने तो चुने हुए, और ग्राम सभा में सब आदमी लोग को पावर मिलता है, तो उसको भी हम लोगों ने शामिल किया है। ये 40, तो 40 भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है बहुत। 41 में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का कुछ मामलों में मामालो लिख दे कौन है। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको लिख दे रहे हैं। और इम्पोर्टेंट कौन सा है यहाँ पे, मातृत्व सहायता। देखो अब नीति निर्देशक तत्वों में मातृत्व सहायता है, मैटरनिटी बेनिफिट, तो बहुत सारे जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं, वो इन्हीं के भावनाओं के अनुरूप है। हालांकि अगर कानून में रहे तो बहुत अच्छा है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और भी बाकी एक्ट के अंतर्गत ये लागू हो तो नीति निर्देशक तत्व और बहुत अच्छे से लागू हो पाएंगे, और कुछ हुए भी हैं। तो ये योजनाएं इसलिए छत्तीसगढ़ पीएससी व्यापम यूपीएससी पूछते रहती हैं। ठीक है, कितने हफ्ते का छुट्टी मिलता है ये भी पूछी है यूपीएससी। मातृत्व के लिए कितने दिन का अवकाश मिलता है पता है क्या? 26 वीक। अब पुरुष लोग को कम दिन का मिलता है, जबकि माता लोग क्या है 9 महीने गर्भ में रखती हैं बच्चों को, पूरा मेहनत तो वही किए रहती हैं, तो जिम्मेदारी बात का बनना चाहिए पिताओं का, तो सरकार को छुट्टी दे के घर बैठाना चाहिए पिताओं को कि आप बाकी देख रेख तय कर करके। सही बात है ना, दोनों का बराबरी है, पर महिलाओं को ही ज्यादा छुट्टी देता है, उसके कारण बहुत लोग का नौकरी भी चले जाता है, बहुत लोग ऑफिस वाले लोग प्रभावित भी होते हैं। तो उसका भी सिद्धांत आया है पैटर्निटी लीव का, पितृत्व अवकाश, लेकिन कम वीक का भी मिल रहा है, तो 26 वीक का है, यूपीएससी में आया था। ठीक है, तो कभी भी सीजीपीएससी व्यापम में भी आ सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 42 के अंतर्गत मातृत्व सहायता। कर्मचारियों को निर्वाह वेतन जो है वो मिनिमम बेसिक इतना वेतन होना चाहिए कि उनका निर्वाह हो सके। तो इस पे इसको हम लोग कभी डिटेल में और बाद में भी चर्चा करेंगे। 3-4 टाइप के सैलरी होते हैं, उसमें ये जो मिनिमम वेज है वो कितना है करके, पर 43 में है। उद्योगों के प्रबंधन में सहभागिता, ये भी बाद में जुड़ा है, देखो 43A बाद में जुड़ा है, लिखते जाओ, बैठ के मत सुनना। हाँ हाँ, क्या बोली? नहीं नहीं, तो अभी जो जो बता रहा हूँ उसको लिखते जाओ, ये तो रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, पर आप लिखते जाओगे तो आपको याद होते जाएगा, रफ में लिख रही हो ये मान के चलो। ठीक है, नोट्स तो मैं ऐसे भी दे दूंगा, पर याद रखने के लिए बीच बीच में लिखते जाओगे, मेन काम तो है आपको याद रखना है। तो ये जो वो है ये हमारा 97 ये 97वां संशोधन 97th CAA 2003 में आया है, और इसी समय सहकारिता के लिए अलग से भाग भी जुड़ा है 2011। ठीक है, 2011 में आया है। तो सहकारिता अब क्या होना चाहिए इसके अंतर्गत कि सहभागिता है, तो सहभागिता में क्या होना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, उनको भी कुछ न कुछ से मिलना चाहिए, कहने का हक मिलना चाहिए किसी भी उद्योग में। तो देखना ट्रेड यूनियन वगैरह लोग इसीलिए थोड़ा स्ट्रांग भी रहते हैं भाई। जब पूरा उद्योग में कौन काम करता है? लेबर, सबसे ज्यादा संख्या में वही लोग तो रहते हैं। तो जब किसी उद्योग का जब प्रबंधन चल रहा है तो उनका भी तो कोई सुनवाई होना चाहिए ना। तो ये भी बहुत अच्छा अनुच्छेद है। हालांकि इस पे कैसे इम्प्लीमेंट हो, वो लेबर कोड वगैरह भी हम लोगों ने, वेज कोड, लेबर कोड, 4 कोड भी बनाए हैं। श्रम कोड भी, श्रम कोड के 4 प्रकार हैं, कभी भी यूपीएससी सीजीपीएससी व्यापम में सब में आ सकता है। ठीक है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन 43B में। ठीक है, ये भी जुड़ा है। ठीक है, ये भी जुड़ा है। उसके बाद हम लोगों ने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड, ये भी बहुत चर्चा में है, अनुच्छेद 44। तो इसको इंपॉर्टेंट है करके याद कर लो भाई, यूनिवर्सल सिविल कोड, ये कभी भी आ सकता है। अब ये क्या है उसको मैं बताऊंगा। तो
अब इसके बारे में सुने हो क्या कोई आप लोग? सुने हो? समान नागरिक संहिता बहुत न्यूज में रहता है, बहुत लोग वीडियो पे बनाते हैं इसके बारे में और चर्चा भी करते रहते हैं। तो ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये भी इसके बारे में कभी करंट अफेयर्स में न्यूज आएगा तो मैं बताऊंगा। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि स्त्री पुरुष जो हो, अलग अलग धर्म के हो, अलग अलग समुदाय पंथ के हो, सब लोगों के लिए कुछ चीजें एक जैसा कानून होना चाहिए। जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, सिविल माने, हाँ, सिविल माने ऐसा जिसमें कोई आपराधिक और ये सब मामले वगैरह सम्मिलित नहीं हो। ठीक है, तो वो सब सिविल मामले जो है उस पे एक जैसा हो तो अच्छा है, अलग अलग टाइप का न रहे, क्योंकि आदि इंसान तो हम लोग एक हैं, तो इसीलिए अलग अलग शादी ब्याह का, प्रॉपर्टी का, इसका उसका, तो कुछ चीजों को कम से कम कॉमन करना है। तो सब धर्म और सबका अलग अलग संस्कृति भी है। आदिवासियों का हमारे अलग संस्कृति है, सिख लोगों का अलग है, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में अलग है। तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है इसको एक करने के लिए। पर लगातार अभी विधि आयोग और ये सब बोल रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हम इसके बारे में सोचें। ठीक है, तो ये भी न्यूज में रहा है पिछले कई सालों से। अनुच्छेद 44 याद रखना। अनुच्छेद 45 में बालपन पूर्व देखभाल तथा शिक्षा, यही 0 से 6 ईयर, 0 to 6 years इज कवर्ड बाई आर्टिकल 45, और 6 से 14 जो है 21A में हमारा मूल अधिकार बन गया है। ठीक है, तो इसके लिए भी अभी कोशिश हो रही है, और अभी शिक्षा नीति आई है उसमें भी इसको कवर करने का कोशिश किया है। अब देखते हैं कोई कानून वगैरह बने कभी, कौन कौन राज्य सरकार या केंद्र सरकार बना सकता है। आर्टिकल 45 तो जो है बालपन पूर्व देखभाल और शिक्षा, और 46 जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग, अच्छा से लिखे नहीं है वो, शैक्षणिक और आर्थिक सहायता, अन्य वर्ग, अन्य कमजोर वर्ग में। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ अदर बैकवर्ड सेक्शंस भी शामिल हैं, और उन्हीं अदर बैकवर्ड सेक्शंस में जनरल के ईडब्ल्यूएस शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस भी SC ST और कमजोर वर्ग में ही शामिल है यहाँ पे। तो उन्हीं के अंतर्गत शामिल करते हुए उनको अभी 10% का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 46 के ही भावनाओं को इम्प्लीमेंट किया है हमारे संसद ने, और फिर उनको क्या बनाया है, ईडब्ल्यूएस बनाया है, क्योंकि शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से वो भी कमजोर वर्ग है। तो जिस प्रकार से हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो सामाजिक और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हीं के अंतर्गत जो जनरल सामान्य वर्ग के हमारे पिछड़े हुए हैं शैक्षणिक रूप से, उनको या आर्थिक रूप से उनको भी आरक्षण दिया जाए 10% कर करके, अनुच्छेद 15(6), 16(6) के अंतर्गत उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। ठीक है, तो ये 46 तक हो गया। अब 47, 48, 51 तक है। ठीक है, तो इसका अगर फोटो खींचना है तो खींच लो, हालांकि सेम टू सेम ही तो है, पर फिर भी खींच के रखो पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छे से थोड़ा जूम करके खींचना भाई, कोई भी एक जने खींच लो ना, फिर ग्रुप में डाल देना। ये छोटा छोटा है, हालांकि मैं इसको डाल ही दूंगा, अपने पास रख लो, इसका हम लोग के पास फोटो ऑलरेडी है। ठीक है, सबके मोबाइल में पीछे में पैसा रखे, तोर में काय ID कार्ड है, लाइसेंस है। ठीक है, पकड़ा हाँ जी नहीं। तो अब 47 में क्या है ये बताओ, एक दिन में याद नहीं होगा, जो जो मैं टिक किया हूँ जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को पहले याद रखना है भाई। ठीक है, सबको याद रखने का जरूरत नहीं है। मैं ना, आप लोग जब आए नहीं थे तो बताया था कि नीति निदेशक तत्व ऐसे चीजें हैं जो मूल अधिकार में शामिल नहीं हो पाई थी। ठीक है, जो चूंकि इसमें पैसा लगता है, समय लगता है, संसाधन लगता है गवर्नमेंट को, विधायिकाओं को, तो इसलिए इसको पार्ट 4 में रख दिए थे। ये सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, और 1935 के 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ये थे इंस्ट्रक्शन, वहां से हम लोगों ने इसको लिया है। ये व्यापम से GPSC में, UPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, 3-4 दिन पहले मैं ग्रुप में पोस्ट किया था।
तो 1935 के अधिनियम के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिए हैं। ये कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, जज के पास नहीं जा सकते कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इसके लिए जज हम ही लोग हैं, जनता की अदालत है, ये भी बताया था। ठीक है, तो अब आर्टिकल 48 में क्या लिखा है बताओ, कोई पढ़ के बताओ 47 और 48 को। हाँ, पोषण और स्वास्थ्य, तो देखो कितना अच्छा चीज को बता रहा है 47 ना, न्यूट्रिशन और हेल्थ। अब देखो भारत इसमें पिछड़ ही रहा है, जिस भी रिपोर्ट में अभी अभी फिर से एक रिपोर्ट आया है उसमें भी बहुत पिछड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ की स्थिति भी बहुत खराब है। भारत में न्यूट्रिशन का लेवल हम लोग का भी अभी अंडर, आप भी होगी वैसे, मैं भी होऊंगा, अल्प पोषित है हम लोग सब। ठीक है, ठीक से खा नहीं पाते, पिज्जा बर्गर खाते हैं, भाजी वाजी नहीं खा पाते। कोई लोग, आधा लोग वेजिटेरियन है करके वो लोग वेजिटेरियन है, पर वो लोग दूध पनीर और अच्छा चीज जो खाना चाहिए वो नहीं खा पाते। नॉनवेज लोग को ना अंडा मिल रहा है ना मुर्गी मिल रहा है सही तरीके से। ठीक है, तो न्यूट्रिशन और हेल्थ का जिम्मेदारी कहाँ है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ये सरकार की जिम्मेदारी है, कानून बनाया और कुछ, इसीलिए मिड डे मील भी आया है। मिड डे मील जी, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना है, तो वहां पे भी पौष्टिक आहार देने चाहिए। कोशिश हुई है अभी हम लोगों ने काफी सारे, छत्तीसगढ़ में तो हम लोगों ने क्या देना शुरू किया है, इनरिच्ड राइस, जो कौन सा राइस जिसमें जिंक रहे, जिसमें ये सब फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं, पूरे भारत में भी और उसमें छत्तीसगढ़ में भी देना शुरू किया है, जिसमें विटामिन ए विटामिन सी ऑलरेडी रहे। तो कोंडा गांव से शुरू हुआ था मेरे ख्याल से उसका वितरण, तो वो भी परीक्षा में आ सकता है छत्तीसगढ़ के परीक्षाओं में और इंडिया में भी। तो ये 47 के बारे में जब भी इससे रिलेटेड ऐसे वगैरह कुछ आएगा तो हम अनुच्छेद 47 को याद रखें कि जो पोषण और आहार और स्वास्थ्य जो है उसकी जिम्मेदारी सरकार को उसके लिए कदम उठाने चाहिए। इसके भावना को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 47 के भावना को ध्यान में रखते हुए 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का प्रमोट करना है। तो नरवा गरवा घुरवा बारी को अभी कर रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं इसी को। अब पहले के जमाना में सबके घर में दूध रही था, मतलब दही मही घी के कमी ये नहीं पड़त रही से, अभी देखा था बहुत दुख झेला था। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के बारे में मैं लगातार, मतलब किसी भी एग्जाम में, चूंकि भारत में एग्रीकल्चर या फिर कृषि है, वो कितने लोगों का, कम से कम 60% लोगों का भारत के लेवल पे 76.76 बोलते हैं, 76.76 पीपल इन छत्तीसगढ़ आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड एंड इनकम। उनके आजीविका और आय के स्रोतों के लिए हम लोग कृषि पे आश्रित हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम लोग को इसकी दशा दिशा पे ध्यान देना चाहिए। तो पिछले 3-4 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कोशिश की है और मोदी सरकार जब से आई है वो भी कोशिश कर रही है, आय को दोगुना करने के लिए उन्होंने समिति भी बनाई है। और अभी फिर से एक हफ्ते हुए हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बहुत अच्छे से प्रमोट करेंगे बोल रहे हैं। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग को, ठीक है, एकीकृत कृषि को हम लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो ये 48 के अंतर्गत इसके बारे में भी है। अब 48A भी है, 48A ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, एक अभी भी आ सकता है, आपकी पुस्तक में दिया है ना। हाँ, तो किससे से रिलेटेड है 48A भाई, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम इनके, कल मैं पढ़ रहा था जो 20 होते हैं, 20 माने मधुमक्खी पॉलिनेटर्स होते हैं, अगर वो नहीं रहे, उनकी संख्या कम हुई तो हम लोग का फसल जो है वो बहुत प्रभावित होगा, हम लोग का बायोडाइवर्सिटी है पूरी तरीके से प्रभावित होगा। तो न केवल हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी है बल्कि हमारे वन्य जीवों की भी, उसमें चिड़िया है, बर्ड्स है, उसमें आपके पॉलिनेटर्स में बताया है, मधुमक्खी से लेके
शेर भालू से लेके सब चीजों का, क्योंकि उनका भी हमारे बायोस्फीयर या हमारे हैबिटेट में बहुत स्थान है। जब हम लोग फूड चेन पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला, तब हमें उनका महत्व समझ आएगा। जब हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे तब समझ आएगा। तो उनसे रिलेटेड तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो 48A के अंतर्गत हमें पर्यावरण संरक्षण, उनका संवर्धन और हमारे जो वन्य जीव प्राणी है, अभी देखो कॉरिडोर बनते रहता है। अभी एक आपका क्वेश्चन आएगा लेमरू कॉरिडोर के ऊपर, कहाँ बन रहा है बताओ? करंट अफेयर्स वाले में दिया नहीं है, पिछले बार वाला भी ये करूंगा। कहाँ क्या है लेमरू कॉरिडोर? लेमरू नहीं सुने? समूह आप सुने हो? इसका मतलब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, सुने हैं भाई? तो गए मैं कैसे कर रो रहा मैं ये, ठीक है। तो हाथी, हाथी जो मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हाथी मन घुस जाते रायगढ़ में, धर्मजयगढ़ में, कोरबा में, सरगुजा में, और सबके घर ला तहस महस कर देते। तू मन छत्तीसगढ़ में कहा खा पी के रहता, कौन कोंटा में समाया आवा कि कुछ नहीं सुना था, जाना था पेपर में, टीवी में, जगह जगह पे 14, 15, 16 जिले प्रभावित हैं। तो इसीलिए हाथियों के बेहतर जो मानव के साथ उनका द्वंद्व ना हो, हम लोग को हानि ना हो और उनको भी हानि ना हो, उसके लिए हम लोग एलिफेंट कॉरिडोर बना रहे हैं, संरक्षण करना चाह रहे हैं। तो 3 जिले शामिल है उसमें, पूरा आपको करंट अफेयर्स बताना पड़ेगा, तभी पास होगी अभी वाले परीक्षा में। आज कचुले के आना रही से खाए खवाए पियाए के तो ना, ठीक है। तो एलिफेंट, और पूरे देश में यूपीएससी का फेवरेट है, इनके बगैर आप पास ही नहीं हो सकते प्रीलिम्स में। 30-40% इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स के साथ में, ठीक है। सीजीपीएससी में भी लगातार आता, लेमरू वाला तो आते थे, अभी और आएगा। और मेंस के सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में पार्ट 3 जुड़ा है पेपर 4, 5 में, एक अलग से पेपर है 75 नंबर का सीजीपीएससी में। यूपीएससी में तो जगह जगह शामिल है, हर जगह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा आगे भी। तो 48A याद रखना कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पूरे देश में, अब इसमें वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के साथ एक और शब्द जोड़ देता हूं जो कि पूरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट माने वन, ठीक है। फॉरेस्ट की भी वन संरक्षण भी जरूरी है। हसदेव हसदेव वन अभी चल रहा है, उधर आरे फॉरेस्ट चल रहा था, आरा आरे बोलते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। जगह जगह पे हम लोग वन संरक्षण की भी बात कर रहे हैं, वन अधिकार संरक्षण की बात कर रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन जरूरी है। अभी अभी रिपोर्ट है, आपको हाईलाइट करके दिया हूं पढ़ने के लिए, 2-3 पेज इसी से है, आज पूछूंगा पढ़ के आई हो कि नहीं करके। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो है ISFR का रिपोर्ट आता है हर 2 साल में, उसके अंतर्गत क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है। सीजीपीएससी में क्वेश्चन हमेशा आता है, यूपीएससी में भी घुमा फिरा के आ ही रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट जंगल बहुत जरूरी है। तो हमारे वन नीति के अनुसार कम से कम 33% फॉरेस्ट होना चाहिए भारत में, लेकिन नहीं है, ठीक है। 20-23% होगा, और छत्तीसगढ़ में है, लेकिन वो भारत में भी बढ़ जरूर रहा है वन क्षेत्र, वन कवर, कभी 64 किलोमीटर बढ़ता है, कभी 104 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ता है। छत्तीसगढ़ का भी उतना बढ़ा है जितना बोल रहा हूँ, और करीब 2700 कितना स्क्वायर किलोमीटर, एकदम कंफर्म नहीं हो, भारत का भी बढ़ा है। पर कहाँ पे बढ़ा है? हेल्ला मेल्ला वन मन के, और जो सघन वन है, जो ट्राइबल और फॉरेस्टेड एरिया के वेरी डेंस फॉरेस्ट है, वो कम हुए हैं। ट्राइबल एरिया के फॉरेस्ट भी कम हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वन के इसमें ना डेफिनेशन में ये दे एकर ओकर घर में वन नहीं लगा देते, फ्यूल शामिल कर ले कई ठा, तो का है नाम मात्र के बढ़ाते हैं अंते के हैं, जिया वाकई में वन होना चाहिए, तिथि के बढ़ात नहीं होती के कम हो जाते हैं। तो ये इसलिए सीजीपीएससी यूपीएससी सब इस पे क्वेश्चन पूछते रहती है। क्वेश्चन को अब मैं डिस्कस करूंगा, एक बार ये प्रोजेक्टर हम लोग का आने दो, फिर तुरंत चालू करके दिखा दूंगा, ये देखो ये क्वेश्चन आया, ये देखो ये क्वेश्चन आया करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे मैं दिखाता हूँ। 48 के बाद 49 में क्या है बताइए कोई? हमारे जो स्मारकों का मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं, और किसका? राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, टू प्रोटेक्ट द प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल बीच में
और कुतुब मीनार है, ताजमहल बीच में, पर्यावरण वे सब के कारण पूरा धुंधला हो गया। चौकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आई, जब जजमेंट आया तब उसका संरक्षण और शुरू हुआ था। ठीक है, तो जितने भी मेन जगह है उनका संरक्षण बहुत जरूरी है, जैसे कि सिरपुर है, कवर्धा है, भोरम देव है, उधर मामा भाचा मंदिर वगैरह बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में राज्य संरक्षित स्मारक है और केंद्र संरक्षित स्मारक है, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा, अभी हम लोगों ने छांटा है। और इंडिया में भी है बहुत सारे, तो उस पर एड भी करते हैं, उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कानूनी रूप से प्रावधान हो, पर्याप्त क्या बोलते हैं वित्तीय प्रावधान भी हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 49 में प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं इसको, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये हो गया। 50 में क्या है, 50 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 50 ला तो सबे जाना तो यहाँ नहीं जाना था। 50 माने न्यायपालिका को किससे अलग रखना है, कार्यपालिका से। तो सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, न्यायपालिका और कार्यपालिका को हमें अलग रखने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे संविधान के पहले चैप्टर में कि अगर सभी शक्तियां एक आदमी के पास रहे तो गड़बड़ है। इसके लिए मैं घर का उदाहरण भी दिया था, एक ही आदमी कमाए, वही पकड़े और वही आदमी खर्चा भी करे, और थोड़ा सा भी उससे गलती हो जाए तो परिवार में दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए पुराने जमाने में भी देखना, पैसा हम लोग कमा के लाते थे, अपने माताओं को पकड़ाते थे, मम्मी पापा को या अपने, फिर धीरे धीरे माता से वो पत्नी बनी। ठीक है, पत्नी को पकड़ाते थे, पर उनसे हम लोग ये विचार विमर्श भी करें, खर्चा करें, ताकि एक से भले दो, जब 5 लोग मिल के डिसाइड करेंगे, 5 लोग पढ़ के आएंगे तो हम लोग अच्छा पढ़ पाएंगे। उसी तरीके से सबके बीच में चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए। कोई गलत कर रहा है तो दूसरा बता दे, जैसे कि आप लोग पढ़ के आओगे ना और अच्छा, तो मेरा कोई ना कोई गलती खोजोगे और एक्स्ट्रा ये करोगे, ऐड करोगे, तो हम लोग को फायदा होगा उससे। और नहीं पढ़ के आओगे तो मैं गलत सलत भी बता दूंगा, तो वो सब, इसीलिए कोचिंग लोग फायदा उठाते हैं। मैं बोला था कोचिंग लोग कोई बुरे नहीं है, जितने भी यूपीएससी सीजीपीएससी व्यापम का कोचिंग होता है, पर बच्चे थोड़ा पढ़ के जाए वहां। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो भी वही है, ताकि वहां जाए तो जो टीचर बोल रहा है उसको समझ भी पाए, उनसे 4 क्वेश्चन कर पाए, उनका कमी भी निकाल पाए। सही बात है ना? तो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखना है। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथककरण, और चेक्स एंड बैलेंस का प्रिंसिपल है भारत में, जिसके अंतर्गत जो कार्यपालिका है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वो लोग हमारे न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाले प्रणाली, एकीकृत न्याय प्रणाली से अलग रहे। क्यों जरूरी है वो? ताकि एक गलती करे तो दूसरा उसको, उसके लिए हम लोग उनके पास जा सके, दूसरे के पास। दोनों एक ही आदमी के पास रहेगा तो बहुत दिक्कत है। गलती करेगी तो जाबे काकर जगह, चोर भी वही, पुलिस भी वही, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आर्टिकल 50 जो है इसके बारे में बात करता है, और कई बार आते रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, आपके लिए एक और चीज बताता हूँ। क्या हुआ है, पहले जो है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज एक टाइप के ही आदमी रहते थे, जो कलेक्टर रहते थे। तो 1973 में फिर हम लोगों ने सीआरपीसी में भी चेंज किया, और फिर डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रोल को अलग अलग कर दिया है। तो कलेक्टर और जज अलग अलग होता है। कलेक्टर को पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम एंड कलेक्टर भी बोलते हैं। पर वो कौन सा वाला डीएम है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है। वो किसी को सजा नहीं दे सकता, केस सुनवाई ये सब नहीं कर सकता, जेल भेजने का प्रावधान भले ही वो कर सकता है, पर सजा सुनाने का, न्याय देने का काम अब हमारे आईएएस लोग नहीं करते हैं, हमारे तहसीलदार लोग नहीं करते हैं। वो लोग केवल सीआरपीसी के नियमों का पालन करते हैं। 130 से 150 तक बहुत सारे पावर है हम लोग को भी। ठीक है, आप लोग जब बनोगे कार्यपालिक न्यायाधीश, तो मैं पेपर 7 में भी पढ़ाऊंगा, और एसआई वगैरह का पेपर है, और कोई भी तो हो सकता है कभी आ जाए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर जो होता है, वो रेवेन्यू और कार्यपालिक चीजों को देखता है, वो किसी को सजा नहीं देगा।
ठीक है। हमारे बाकी भी देख रहे जितने तहसीलदार रहते हैं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट लिखवा के घूमते हैं, उनको शक्तियां प्राप्त है सीआरपीसी की, वो सजा नहीं दे सकते। उन सिविल जज अलग होते, कोर्ट अलग होते। एको दिन कंफ्यूजन में अलग अलग ऑफिसर थे दोनों के, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते, और 1973 के बाद से हम लोगों ने उसको भी सेपरेट कर दिया है। तो इसी के अनुपालन में किया उसको। अब एक और है भाई आखिरी, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब उसमें क्या लिखा है? आप लोग संविधान खरीदना है आप दोनों को, पीएम बख्शी का एक रख लेना, लक्ष्मीकांत का जरूरत नहीं है सब आदमी को, ठीक है। एक यहाँ पे रहेगा ऑफिस में, और कभी जरूरत पड़ेगा तो कुछ कुछ चीजें हम लोग दे देंगे। मेरे पास ऑनलाइन भी है लक्ष्मीकांत, तो आज मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ वगैरह में कहीं से मिला था। तो अब 51 में क्या है कि हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी सुरक्षा को बढ़ावा देना है, इसीलिए हम लोग हमारा दखल रहता है। मैंने भारत की विदेश नीति पे हिंदी में भी आर्टिकल शेयर किए हैं, तो हिंदी में उसको प्रिंट करवा के रखना आप लोग, बाद में काम आएगा। और इंग्लिश में भी है वो ऑलरेडी। तो 51 के अंतर्गत है वो। दूसरा क्या है? लड़ाई झगड़ा से चीजों को युद्ध से नहीं सुलझाना है, बातचीत के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू, ठीक है, सुलझाने का प्रयास करना है। ये सब बात जो है 51 में लिखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज के क्लास में हम लोग किस पे करेंगे भाई, कि मूल कर्तव्यों के ऊपर भी करेंगे थोड़ा सा डिस्कशन, ठीक है। मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य लोग का क्या उद्देश्य है, क्या प्रासंगिकता है? इनफैक्ट सबसे पहले तो हम लोग इसका भी प्रासंगिकता को देखें कि नीति निदेशक तत्व का महत्व या उद्देश्य या प्रासंगिकता, रिलेवेंस क्या है। तो ये क्या करता है, हमारे संसद जो है और हमारे विधायिका है, लेजिस्लेचर्स है, विधायक और सांसद है, उनके लिए एक क्या है, रिमाइंडर है, उनके लिए एक प्रकार की ड्यूटी है। अच्छा, हम लोग के क्या है, अधिकार है ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बेहतर सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति निर्माण करते हैं। जो नीति निदेशक तत्व है, नीति निदेशक तत्व हमको एक अच्छा मतदाता बनने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, अगर हम पढ़े रहेंगे तो। नहीं पढ़े रहो तब तो वोट लदे बेच करबो, ठोक डाड़ी, जेमा पाबो तेमा, ठीक है, पैसा कौड़ी, ठीक है। उसके बाद नीति निदेशक तत्व और क्या करते हैं कि ये हमारे जो विधायिका के सदस्य हैं, संसद और विधानसभा के, उनको हमारे प्रति जिम्मेदार भी ठहराते हैं। अब कि हम जज हैं तो हम लोग के प्रति जवाबदेह बनाते हैं, ये भी है। तो ऐसे कुछ कुछ बातें को हम लोग को एग्जाम में, टेस्ट में लिखना है जब इसका प्रश्न आएगा तो, ठीक है। अब दूसरा जो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं था, इसको हम लोगों ने बाद में जोड़ा है। कब जोड़ा है? 1978 में 42वां संवैधानिक संशोधन नहीं हो रही से, कहा हो रही तेला बता। 1976 में हो रही से, ठीक है। अब तू मन बतावा, एक ही तेला मत मानिया, खुद भी देखिया। तो 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन से ऐड किया है, इसको गांठ बांध के रख लो। अच्छा, बाद में क्यों ऐड किए हैं, पहले क्यों नहीं था? पहले विचार हुआ था कि नहीं? हम लोगों ने कहां से लिया है इसको, ये कौन से देश से लिया है? जर्मनी से लिया है कि रूस से लिया है? रूस से लिया है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये जो है मूल कर्तव्य हम लोगों ने रूस से लिया है। और कौन से समिति के आधार पे आया ये? स्वर्ण सिंह समिति 1971 के स्वर्ण सिंह समिति के, जो लिख लेना, स्वर्ण सिंह समिति, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, हम लोगों ने इसको लागू किया है। अब इसके उद्देश्य क्या है, इसकी क्या प्रासंगिकता है? 2 मिनट बैठ जाता है जहाँ पे, तो उनको बुला लो यही काम के बाद चला, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग को देखना ना, इधर वाले को आखिरी में देख लेना, रिकॉर्डिंग को शेयर कर दूंगा मैं,
तो मूल कर्तव्य जो है ये हम लोग को बेहतर नागरिक बनाता है। इसका महत्व बता रहा हूं, इसका जरूरत क्यों पड़ा। मूल कर्तव्य जो है हमको बेहतर नागरिक बनाता है, हमको हमारे अधिकारों के प्रति प्रोत्साहित करता है, क्योंकि हर अधिकार के लिए आपको कर्तव्य भी करने हैं, जैसे कि संविधान का पालन करें, उसके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। अगर हम लोग संविधान का पालन करेंगे भाई, तो आप ही आप हमें संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है वो भी मिलने में सहायता हो जाएगी। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ये भी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे काम का है। ठीक है, शाम को अभी एक और क्लास की ये चर्चा हो रही है आपके लिए। ठीक है, तो देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने की रक्षा करें, सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। तो एक इंग्लिश में वर्ड होता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, उसको भी बढ़ावा देता है। ठीक है, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका रक्षा करें। ठीक है, तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जिसको हम लोगों ने जीवन में, समाज में ग्रहण किया है, बुरा चीज का, संस्कृति मान ले, बुरा संस्कृति का नहीं, जो हमारी अच्छी चीजें हैं उनका। प्राकृतिक पर्यावरण, अब देखो की रक्षा करें, तो ये दोनों में है, पर्यावरण का रक्षा यहाँ पे भी है, पर्यावरण का रक्षा नीति निर्देशक तत्वों में भी था। ये आता है क्वेश्चन में, आपको दोनों तरफ क्या है क्या नहीं है ये आपको जानना है, कैसे भी करके रटना है, समझना है। कहाँ कहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी अभी ग्रुप में शेयर, इससे रिलेटेड भी किया था 2 दिन पहले भी। ठीक है, अभी मैं उसको फिर से उछाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये भी बात है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामुदायिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। इसका मतलब है कि हमें लोगों के साथ भी, कम्युनिटी में भी, कम्युनिटी वाइज भी काम करने का कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, ना केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि कम्युनिटी के रूप से भी हमें आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, ये भी बात है। उसके बाद यदि 6 से 14 तक के उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अब ये किन के लिए है, माता पिता लोग के लिए है। ये मौका अभी हमें नहीं मिला है, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। नौकरी पानी नहीं लगेगा, फिर शादी करेंगे, तब माता पिता बन जाएंगे, तो लड़का मतलब तुम पढ़ाना है, हमें कि नहीं, एको दूठा अभी नहीं है, तो पहली ले भाई देख, पैसा कौड़ी इकट्ठा कर ले। आजकल पहली कक्षा में भी भर्ती करवाबे तो आत्मानंद वहां हो गए, या कोई सरकारी स्कूल में बढ़िया तो ठीक है, नहीं तो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत भी तय अप्लाई कर सकत हस, और नौकरी पानी में रहे तो बढ़िया पढ़ा पावे। ये तो जिम्मेदारी है, संविधान में लिखा है मूल कर्तव्य में। तो आप क्या लिख सकते हैं, मूल कर्तव्य हमें बेहतर नागरिक, बेहतर माता पिता, बेहतर इंसान बनाते हैं। सही बात है। अच्छा, इसके बारे में भी बता दूं कि जो मूल कर्तव्य है उसको भी सजा का प्रावधान नहीं है उस पे डायरेक्ट संविधान में, पर इसके ऊपर ना हमारा भारत देश है, हमारी विधायिका है, संसद, वो कानून बना सकती है, और कानून बना के हमारे लिए कुछ सजा का प्रावधान कर सकती है। जैसे कि झंडा कोड है, राष्ट्र ध्वज, उसके लिए झंडा कोड है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगर उसका सम्मान हम नहीं किए तो हमको जेल हो सकती है। ठीक है, वो बना हुआ है। उसी तरीके से 2018 के बाद से सरकार जो है, अब उनको समझ आया है कि मूल कर्तव्यों के बारे में भी हमको जनता को बताना चाहिए, क्योंकि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, जनता 150 करोड़ है, तो उनका भी कोई महत्व, उनका भी कोई योगदान और उनका भी कोई दायित्व बनता है, उनकी भी भूमिका है शासन में, सुशासन में, गवर्नेंस में। तो अब हम लोग तय किए हैं कि हर मंत्रालय जो केंद्र शासन का है वो क्या करेगा, उनके मंत्रालय से रिलेटेड संबंधित कौन कौन से मूल कर्तव्य है उनको छांटेगा। मूल अधिकार को भी छंटवाना चाहिए, हालांकि वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन्होंने अभी मूल कर्तव्य को पकड़ा है
और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेगा ताकि जनता जागरूक हो अपने कर्तव्यों के बारे में और अधिकारों के बारे में भी करना चाहिए। लेकिन क्या है, अधिकार उन्हीं को देना पड़ जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी करना चाहिए, हर मंत्रालय को और लिख के रखना चाहिए। देखते हैं आगे हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा आगे करवाओ इसको। पर सरकार कौन करेगी, अपन जिम्मेदारी कोई नहीं लिखा है। आज पढ़ना है, आज करना है, तो मन नहीं करा। गुरु जी कहा पढ़ाई पढ़ाते कि नहीं, ठीक से पढ़ाते नहीं होती, खाली मतलब बैठाले रहते एला कहत रहते। ठीक है, तो हम लोग अभी इसके फंडामेंटल ड्यूटी वाले में और जो भी इसका मैं बुक अभी नोट्स भी दे दूंगा, आप लोग एक बार फिर से जरूरत पड़ेगा तो इसका वीडियो को भी देखना और इनको कल डिस्कस करेंगे एक दो चीजों को। और बाकी ये तो थोड़ा थोड़ा कर दिए हैं, तीनों को एक साथ मिला के भी देखेंगे। 5 या 10 मिनट का क्लास एक बार मैं फिर से लूंगा और कल मैं डिस्कस करता हूं कि आपके परीक्षा में क्या क्या आया है। इससे पहले निकाल लूंगा आपके परीक्षा में भी क्या क्या आया है, आपके परीक्षा में भी क्या क्या है। 3 अलग अलग परीक्षाओं, यूपीएससी सीजीपीएससी सब के लोग हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी के एग्जाम में वाकई में आता है कि नहीं और क्वेश्चन क्या आ रहे हैं इसको। हालांकि मैं 3 क्वेश्चन डाल चुका था पहले ही, लेकिन तुम तो आंखें मूंद के बैठे हैं। देखी थी आप जो क्वेश्चन डाला था, तो आप लोग को क्वेश्चन को ग्रुप में डालता हूं, उसको देखना है। आज भी मैं डालूंगा अभी क्वेश्चंस जो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड आपके एग्जाम में और हमारे सबके एग्जाम में प्री और मेंस में आए हैं। और कल का टेस्ट जो है उसमें भी हम लोगों ने अच्छे से इसको रखा है, यूपीएससी सीजीपीएससी हम सबको ध्यान में रखते हुए। तो इसको हम लोग कल टेस्ट देना है हम लोग को, ठीक है। तो कैसे कर पाएंगे देखते हैं। तो आज इतना ही पढ़ते हैं भाई, और आप लोग बिल्कुल मूल अधिकार और मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों को याद रखें। एक तो अधिकारी के रूप में भी काम आएगा, नागरिक के रूप में भी काम आएगा, और उनसे पहले सबसे पहले तो हमको क्या काम करना है, परीक्षा में पास होना है, उसके लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही करते हैं।